India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से उसका सर्वे कराने की मांग की गई। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान डॉक्टर स्वामी की ओर से सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा ने पैरवी की। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह राम सेतु को किसी भी प्रकार के दुरुपयोग, प्रदूषण और अपवित्रीकरण से सुरक्षित रखे। डॉक्टर स्वामी ने तर्क दिया कि यह स्थल केवल एक पुरातात्विक धरोहर ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्षों से लंबित इस मुद्दे पर केंद्र ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, जबकि उनकी ओर से 27 जनवरी 2023 और 13 मई 2025 को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जा चुका है। डॉक्टर स्वामी ने पहली बार 2007 में सेतु समुद्र परियोजना के खिलाफ दायर याचिका में इस मुद्दे को उठाया था। इस परियोजना के तहत 83 किलोमीटर लंबी चैनल बनाकर मन्नार और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ने का प्रस्ताव था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग की जानी थी। आशंका जताई गई कि इस प्रक्रिया से राम सेतु को गंभीर क्षति पहुंचेगी। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया संस्कृति मंत्रालय में विचाराधीन है। राम सेतु को लेकर विवाद वर्षों से चला आ रहा है। यह पुल वास्तव में चूना पत्थर के टापुओं की एक श्रृंखला है जो तमिलनाडु के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। धार्मिक ग्रंथ रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका पहुंचने के लिए सेतु का निर्माण करवाया था। इसे लेकर आज भी लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था रखते हैं। डॉक्टर स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह केंद्र सरकार को स्पष्ट समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दें। अब इस याचिका पर आगे की सुनवाई निर्धारित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीपीएससी की सदस्य मेपुंग तदर बागे को 2022 सहायक अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा के पेपर लीक मामले में कदाचार के सभी आरोपों से बरी कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 317 भाग 1 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ का उत्तर देते हुए न्यायालय ने उनके खिलाफ लगाए गए 6 आरोपों की तथ्य खोजी जांच की और पाया कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। न्यायालय ने आगे कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उनकी व्यक्तिगत हैसियत में नहीं थे बल्कि सामान्य आरोप थे जिनकी पुष्टि ठोस सबूतों से नहीं हुई। जांच कार्यवाही में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप पर प्रकाश डालते हुए न्यायालय ने कहा कि जब जांच के परिणाम स्वरूप संवैधानिक पद से हटाया जाता है तो जांच को अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा, वास्तव में यह सच है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उच्च मानकों पर रखा जाना चाहिए और उनका आचरण दोषमुक्त होना चाहिए। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने राज्य सरकार के रुख की भी आलोचना की और कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने सदस्यों के इस्तीफे मांगे थे, जबकि जांच समिति ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अभियोगित नहीं किया था। अदालत ने सुश्री बागे को हटाने पर जोर देते हुए अन्य सदस्यों को बाद में उच्च पदों पर रहने की अनुमति देने की असंगतता से इनकार किया और उस ओर इशारा किया। अदालत ने सिफारिश की कि प्रतिवादी का निलंबन तत्काल रद्द किया जाए और वह सभी परिणामी और मौद्रिक लाभों की हकदार हो। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि महिला अधिवक्ताओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाए। याचिका में बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को महिला अधिवक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए आंतरिक समितियों का गठन करने का निर्देश देने की मांग हुई। याचिका के मुख्य बिंदु हैं, महिला अधिवक्ताओं को पॉश अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को आंतरिक समितियों का गठन करना चाहिए। पॉश अधिनियम का उद्देश्य किसी भी महिला को कार्यस्थल पर संरक्षण प्रदान करना है, चाहे वह नियोजित हो या ना हो। बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें पॉश अधिनियम को बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों के कर्मचारियों तक सीमित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। पॉश अधिनियम की धारा 2A में पीड़ित महिला की परिभाषा में किसी भी महिला को शामिल किया गया है, चाहे वह नियोजित हो या नहीं। धारा 3 में यौन उत्पीड़न के खिलाफ किसी भी महिला को संरक्षण प्रदान किया गया है। बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को आंतरिक समितियों का गठन करना चाहिए, जो महिला अधिवक्ताओं की शिकायतें सुन सके। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या महाडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने एक समिति के गठन का निर्देश दिया था, जो 935 नोटिसों की जांच करेगी। महाडा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्देश दिया था। महाडा का तर्क है कि यह फैसला गलत है। भारी बारिश के कारण कुछ इमारतें ढहने लगी हैं, तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित की है। महाडा का दावा है कि उच्च न्यायालय ने उसके अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया है। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि उसके पहले के आदेश में उल्लेख किया गया था कि धारा 79A के तहत नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि भवन को धारा 354 के तहत खतरनाक घोषित किया जाना चाहिए। ऐसी घोषणा की जानी चाहिए जैसा कि धारा 65 में परिभाषित किया गया है। यह भी देखा गया कि कार्यकारी अभियंता के पास नोटिस जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। 28 जुलाई को उच्च न्यायालय ने माना कि यह संवैधानिक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करे जहां राज्य शक्ति का दुरुपयोग बाहरी विचारों के लिए किया गया हो। उच्च न्यायालय ने एक समिति के गठन का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ के 20 अगस्त के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें वाईएसआरसीपी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कथिरेड्डी पेड्डारेड्डी को ताड़ीपत्री स्थित उनके आवास पर जाने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के आदेश को निलंबित कर दिया गया था। कथित तौर पर पेड्डा और एक अन्य उम्मीदवार टीडीपी के वरिष्ठ नेता जेसी प्रभाकर रेड्डी के बीच प्रतिद्वंदिता की पृष्ठभूमि में पिछले साल के चुनाव परिणामों के बाद झड़पें हुई थी। पेड्डा रेड्डी के खिलाफ 2024 का चुनाव हार गए और उन्हें स्पष्ट रूप से ताड़ीपत्री छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे द्वारा उल्लिखित और बहस की गई विशेष अनुमति याचिका में आदेश पारित किया। दवे ने कहा कि पेड्डा सुरक्षा का खर्च वहन करने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम उन्हें अपने आवास पर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। जस्टिस नाथ ने कहा कि अगर उनके पास अपनी निजी सुरक्षा नहीं है तो उन्हें इस पर कुछ पैसे खर्च करने चाहिए। दवे ने हालांकि जवाब दिया कि तब भी यह राज्य को उनकी सुरक्षा करने में दोषमुक्त नहीं करता और आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहा है। आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता अवमानना कार्रवाई में एकल न्यायाधीश के आदेश के तहत प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का पूरा खर्च वहन करने के लिए तैयार है। इस मामले को देखते हुए खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश को स्थगित रखा जाता है। हालांकि खंडपीठ अपील पर फैसला कर सकती है। रेड्डी ने हाईकोर्ट से अपने निर्वाचन क्षेत्र ताड़ीपत्री में प्रवेश करने और निवास करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। एकल न्यायाधीश ने अनुमति दी थी, लेकिन कानून और व्यवस्था की चिंताओं को देखते हुए उन्हें अनंतपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई। 14 अगस्त को एक विस्तृत आदेश पारित किया, जैसे कि ताड़ीपत्री में रेड्डी के प्रवेश का समय और तारीख तय करना आदि। हालांकि एक खंडपीठ ने आदेश और पारित निर्देशों को रद्द कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिकेटर और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनकी फाउंडेशन और सदस्यों की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया जिसमें कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण और बिना लाइसेंस वितरण के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गंभीर की ओर से वकील अनंत देहद्राई और राज्य की ओर से ड्रग्स कंट्रोल के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। 2021 में गंभीर फाउंडेशन, गौतम गंभीर, उनकी मां सीमा गंभीर और पत्नी नताशा ने याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश का चुनौती दिया था। सितंबर 2021 में हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाल ही में गंभीर और अन्य ने एक नई अर्जी दाखिल की है। 9 अप्रैल को जस्टिस कृष्णा द्वारा पारित आदेश है। इसमें ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक हटाई गई को वापस लेने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर, इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रावधान में उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तत्कालीन विधायक प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी आरोपों में अभियोजन शुरू किया गया। जांच टीम ने गंभीर और एएपी विधायक के खिलाफ दवाओं के कथित भंडारण और फ्री मेडिकल कैंप के दौरान अवैध रूप से दवाओं के वितरण को लेकर आरोपों की जांच की थी। केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल पांचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को उनके नामों की सिफारिश की थी और बुधवार को केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। न्यायमूर्ति अराधे और न्यायमूर्ति पांचोली की नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी। न्यायमूर्ति पांचोली अक्टूबर 2031 में सीजेआई बन सकते हैं।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने पांचोली की नियुक्ति पर असहमति जताई थी। नागरत्ना ने पांचोली की वरिष्ठता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति आराधे और पांचोली दोनों अनुभवी न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति विपुल पांचोली के बारे में जानते हैं। न्यायमूर्ति पांचोली का जन्म 28 मई 1968 को अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में सहायक सरकारी वकील के रूप में काम किया। अक्टूबर 2014 में गुजरात हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए। न्यायमूर्ति पांचोली जुलाई 2023 में पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए। न्यायमूर्ति आलोक आराधे के बारे में आइए जानें। न्यायमूर्ति आराधे का जन्म 13 अप्रैल 1964 में हुआ। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में काम किया। न्यायमूर्ति आराधे को अप्रैल 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट और बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.